नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी लोग जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन से। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे और आज मैं बात करूंगा भारत में जैव विविधता के संरक्षण की। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण की चर्चा आपके साथ करूंगा। राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क्स, इन सब चीजों की चर्चा मैं आपके साथ आज की इस क्लास में करने वाला हूं बच्चों। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। तो हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन को। 1 मिनट का समय देंगे बस। अन्नू जी, राजकुमार जी, खुशबू कुमारी जी, अखिलेश प्रजापति जी, शीलू जी, बलराम सिंह जी, बादल पांडे जी, गणेश शोरन जी, नेहा जी, गंगा टूटी जी, करण चौहान जी, अर्जुन सिंह जी, अमन कुमार जी, पवन मार्गो जी, दीपक रतन जी, अवधेश जी, नितिन गुप्ता जी, रामावतार कुशवाहा जी, हिमांशु पाल जी, यूजर भाई जी, आशीष गोंड जी, नंदन गुप्ता जी, प्रिंस जी, आप सभी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज समझिए आप कि जैव विविधता आखिरकार कहते किसे हैं, बायोडायवर्सिटी आखिरकार होती क्या है। जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी आखिरकार होती क्या है, इस चीज की चर्चा आप लोगों से मैं करना चाहूंगा। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, ये आखिरकार कहते किसे हैं, ये आखिरकार होती क्या है जैव विविधता। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम जैव विविधता की चर्चा करें, बायोडायवर्सिटी की चर्चा करें, तो जैव विविधता का मतलब है जीवों की प्रजातियों की विविधता, जीवों की प्रजातियों की विविधता की विविधता, जैव विविधता का मतलब है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे इस कमरे में मैं अकेला हूं तो हम क्या कह सकते हैं कि जैव विविधता ज्यादा है? नहीं कह सकते। हम कब कहेंगे कि जैव विविधता यहां ज्यादा है? जब मेरे अलावा एक भैंस, एक गाय, एक भेड़, एक बकरी, एक मच्छर, एक मक्खी है, ये सारे के सारे जानवर यहां होते, बहुत सारी प्रजातियां हो जाती जंतुओं की, और इस प्रकार हम कहते हैं जीवों की प्रजातियां बहुत सारी हैं इस रूम में, और हम कहते हैं जैविक विविधता, जैव विविधता यहां पर बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये तो जान लिया जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है? ठीक है, अच्छी बात है। हमारे दिमाग में एक चीज आता होगा कि शेर हमें खा जाता है, चीता हमें खा जाता है, मगरमच्छ हमें क्या खा जाता है, तो फिर क्या कारण है कि हम इनका संरक्षण कर रहे हैं? ये तो मानव के दुश्मन है। क्या जरूरत आन पड़ी कि हम इनका संरक्षण करें? मरने दो, खत्म होने दो ऐसी प्रजातियों को जो मानव को खा जाते हैं, मानव के लिए खतरा है, अजगर है, हैं? ये सारी प्रजातियां तो मनुष्य के लिए खतरा है, ये समाप्त हो जाए तो अच्छी बात है, फिर मनुष्य स्वतंत्र हो जाएगा। हमारे दिमाग में ये चीज आ सकती है, लेकिन बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जैव विविधता, जीवों की प्रत्येक प्रजाति जो ईश्वर ने बनाई है उसका अस्तित्व बना रहना बहुत जरूरी है, उसका अस्तित्व बना रहना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। आखिरकार क्यों जरूरी है बेटा जी, ऐसा क्यों जरूरी है? जरा देखो, एक मैं खाद्य श्रृंखला बना रहा हूं यहां पे। घास, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को हिरण ने खाया, टिड्डा को किसने खाया? मेढक, मेढक को सांप ने खाया,
और सांप को बाज ने खाया, सांप को बाज ने खाया। पहले घास है, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने, सांप को बाज ने। ये खाद्य श्रृंखला है। और इस खाद्य श्रृंखला में, इस फूड चेन में मेरे बच्चे, एक भी स्तर आप घटा लो, एक भी स्तर हटा दो, आप कोई भी स्तर हटा लो। चलो ये मेढक हटा दिया हमने, ये मेढक को हटा दिया हमने, ठीक है। मेढक नहीं है, मान लीजिए मेढक नहीं होंगे तो टिड्डा बहुत बढ़ जाएंगे, और टिड्डा बहुत बढ़ जाएंगे तो घास खत्म हो जाएगी, क्योंकि टिड्डा तो घास ही खाते हैं, और टिड्डे इतने ज्यादा हो गए तो घास पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर मेढक नहीं होंगे तो सांप क्या खाएगा, सांप की संख्या कम, और सांप नहीं होंगे तो बाज क्या खाएगा, बाज की संख्या बहुत कम। तो कहने का मतलब ये कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर प्रभाव पड़ गया, एक स्तर को अगर हमने हटा दिया तो। आप कहेंगे गुरुजी ये तो आपने केवल मेढक को हटाया है। लो भाई, मेढक को मैंने यहीं रख दिया। आप अब सांप की बात कर लो, ठीक है जी। मैं सांप को हटा देता हूं, ये हटा दिया। अब बताओ मेरे बच्चे कि सांप को हटाने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे सांप अगर नहीं होगा तो मेढक बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मेढक इंक्रीज हो जाएंगे बहुत, और मेढक इंक्रीज हो जाएंगे तो टिड्डा बहुत कम हो जाएगा, और टिड्डा बहुत कम हो जाएगा तो घास बहुत बढ़ जाएगी, और अगर सांप नहीं होंगे तो बाज क्या खाएगा, बाज की संख्या बहुत कम हो जाएगी। यानी कि लगभग लगभग हर पोषण स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, एक भी स्तर अगर घटा दे तो। इसका मतलब यह है कि भगवान ने जो प्रजातियां बनाई हैं वो बहुत सोच समझ के बनाई है। सब एक दूसरे से लगभग लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ठीक है जी, सब लगभग लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए प्रत्येक प्रजाति का संरक्षण बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, ठीक है जी। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है बच्चे। अच्छा, अब हम बात करें मेरे बच्चे कि जैव विविधता के संरक्षण की विधियां क्या हैं। जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है, पता चल गया। यहां पर एक बार लिखित तौर पर भी आप पढ़ सकते हो कि जैव विविधता आखिरकार होती क्या है। जीवों की प्रजातियों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। जीवों की प्रजातियों की विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। बोलो क्लियर है, जैव विविधता जीवों की प्रजातियों की विविधता ही कहलाती है बच्चे। अच्छा, जैव विविधता के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका ये जिसे हम कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे कहते हैं इन सीटू। क्या कहते हैं, जिसे इन सीटू कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू। ये क्या होता है, जीवों की प्रजातियों को उनके ही आवास में सुरक्षित कर देना, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ये यहां पर ही संरक्षित कर देना, यहां पर ही संरक्षित कर देना, उनके ही आवास में। जैसे कोई जंगल है, उसमें शेर पाया जा रहा है, तो उनके ही आवास में संरक्षित कर दो, बाहर मत ले जाओ, उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे नेशनल पार्क, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब के सब स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व,
ये सब बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार की कार्यवाही यानी कि जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना इन माध्यमों से संभव है। दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण इसमें XC2 आता है, इसमें XC2 आता है, XC2 क्या है? इसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाया जाता है और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर कृत्रिम परिवेश में संरक्षित किया जाता है। कृत्रिम वातावरण में, आर्टिफिशियल वातावरण में उनको संरक्षित किया जाता है। इसे हम कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत भैया जीन बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक, चिड़ियाघर, ये सारी चीजें आती हैं। अब जैसे आप चिड़ियाघर में जाओ तो वहां शेर भी मिल जाएगा, गैड़ा भी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, लेकिन वो उनके प्राकृतिक आवास से लाए गए हैं, वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। हालांकि प्राकृतिक आवास से लाकर उनको एक कृत्रिम माहौल में रखा जा रहा है और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके हैं। लिखित रूप में अगर आप जानना चाहें तो ये यहां पर दे रखा है। दो विधियां हैं जैव विविधता के संरक्षण की, एक है स्वस्थानीय संरक्षण, एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को इन सीटू मेथड कहते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण को एक्स-सीटू मेथड कहते हैं। जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना इन सीटू के अंतर्गत आता है और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षित करना एक्स-सीटू के अंतर्गत आता है। इन सीटू और एक्स-सीटू, ठीक है जी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है, जीव अभ्यारण्य आ रहा है और वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहा है। बच्चे, वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहा है और तीसरा है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है चिड़ियाघर, बीज बैंक और जीन बैंक। ये क्या है, किसके उदाहरण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से बाहर ले जाकर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब बात आ रही है, मानसू चौहान जी पूछ रहे क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है। हम क्या राइट आंसर लगाएंगे? या तो राइट आंसर राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, या वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकता है, या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है। इसमें आंसर या तो चिड़ियाघर हो सकता है, या जीन बैंक हो सकता है, या बीज बैंक हो सकता है। ये बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी। अब सबसे पहले स्वस्थानीय संरक्षण की विधियों की चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चर्चा करेंगे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। क्या होता है भाई? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये होते क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। मान लो कोई जंगल है और उस जंगल में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, लेकिन अगर उस जंगल में से हम किसी एक प्रजाति या कुछ प्रजातियों जिनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उनको संरक्षित करने का प्रयास करें, यानी कि उस प्राकृतिक आवास में रहने वाली प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों को
या किसी एक प्रजाति को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो वन्य जीव अभयारण्य है, स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है। मान लीजिए रेड डाटा बुक में आ गया या किसी भी अन्य स्रोत से पता चल गया कि इस पर संकट के बादल है, हमने उस विशेष प्रजाति के संरक्षण पर जोर दे दिया और उस जंगल को उस विशेष प्रजाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया, वन्य जीव अभयारण्य है। इसमें मानवीय गतिविधियां, सीमित मानवीय गतिविधियां अलाउड है, सीमित, लेकिन सीमित मात्रा में। सामान्यतः शिकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सरकार की इजाजत है तो शिकार किया जा सकता है, तो शिकार किया जा सकता है, लेकिन वो कब? जब सरकार की इजाजत है तो। ये वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया इनमें से किसी एक प्रजाति या कहिए किसी एक प्रजाति या कुछ प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी कि इनमें का मतलब है वन्य जीव अभयारण्य में जीवों की किसी एक प्रजाति या कुछ प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। इनमें मानवीय गतिविधियों जैसे चराई आदि की अनुमति होती है, सीमित मानवीय गतिविधियों। यह एक शब्द लिख सकते हैं हम, सीमित। इनमें सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे कि चराई, जैसे कि चराई। और इनमें शिकार सरकार की अनुमति के बाद संभव है। हंटिंग इज पॉसिबल आफ्टर द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इट। यानी इनमें जो शिकार होगा वो सरकार की अनुमति के बाद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये वन्य जीव अभयारण्य है। अब बात करेंगे बच्चे राष्ट्रीय उद्यान की, कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि कोई जंगली क्षेत्र है, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो उसका मतलब है कि उस जंगली क्षेत्र की समस्त प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, समस्त प्रजातियों को संरक्षित किया गया है उस जंगली क्षेत्र की। ठीक है जी, चाहे उसमें शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, कोई भी क्यों ना हो, उसमें समस्त को संरक्षण दिया जाएगा। वो राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें शिकार पूरी तरीके से निषिद्ध है, ब्लॉक्ड है, शिकार पूरी तरीके से बैंड है। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें, प्यारे बेटा, अगर हम बात करें, शिकार पूरी तरीके से इलीगल है। और अगर हम बात करें मानवीय गतिविधियों की, तो मानवीय गतिविधियां भी यहां पर पूरी तरीके से इलीगल है, पूरी तरीके से निषिद्ध है मानवीय गतिविधियां भी बच्चों। ठीक है जी। ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ तथ्य हैं बच्चे। इस क्षेत्र में रहने वाले जीवों की समस्त प्रजातियों को संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। मानवीय गतिविधियां यहां निषिद्ध होती हैं और शिकार भी यहां पूरी तरीके से निषिद्ध होता है, बैंड होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, आराम से समझ में आ रहा है आपको? एकदम क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग भारत में जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन यहां पर इन क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किस चीज के लिए फेमस है, किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए फेमस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी बच्चे। चलिए, अरविंद जी मैं 2 बार समझा चुका बेटा आपको, ठीक है। हाँ,
कोई अगर शब्द तुम्हारी समझ में नहीं आया हो तो शब्द बता दो, मैं समझा दूंगा। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन, उसको बचाना, रक्षा करना संरक्षण का मतलब है। नहीं जी प्रेमचंद चौहान जी आप ब्लॉक नहीं है। जडेजा जी आप मुझे बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, मैं बता दूंगा। सर मैं पूरा पढ़ चुका हूं चैप्टर। बहुत बढ़िया बात है अमन कुमार जी। सर नोट करने का मौका दिया करो। बेटा दे तो रहा हूं इतने धीरे धीरे तो समझा रहा हूं, मैं अपने मुख से ही बोलूं तभी तो नोट करोगे। मैं कहूंगा कि हाँ नोट कर लूं तभी नोट करोगे, तुम्हें वैसे नोट नहीं करोगे। चलिए भाई, बैंड, बैन बैंड क्या होता है? बैंड यानी कि निषिद्ध, मनाही है, मनाही नहीं हो सकता वो चीज। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ये तो नोट कर लिया तुमने कि नोट कर लो, मैं बोलूं नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है जी। अच्छा चलिए, जीन बैंक का मतलब होता है विभिन्न जीवों के जीन निकालकर एक बैंक में संरक्षित कर लिए जाते हैं, और उन जीन्स को संरक्षित इसलिए किया था बाई चांस इस प्रजाति की समाप्ति हो गई तो उन जीन्स के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा, उनको दोबारा से उनकी उत्पत्ति का प्रयास किया जाएगा उस जीन के माध्यम से, ठीक है जी। चलिए, बीज का मतलब है पौधे, पौधों के बीज संरक्षित कर लिए जाते हैं। मान लीजिए उस पौधे की प्रजाति पर संकट के बादल भविष्य में मंडराते हैं तो उन बीजों की सहायता से ही उस प्रजाति को द्वारा से उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य अब आप देख लीजिए। एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बच्चे, उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इस जगह पर देख लो आप। और ये कहां पर उत्तर प्रदेश के कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है बच्चे, ठीक है जी। क्या है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क। और एक है चंद्र प्रभा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में बनारस के पास चंदौली में, ठीक है जी। कहां पर? चंदौली में है, बनारस के पास है बच्चे, बनारस के पास है, चंदौली में है, चंद्र प्रभा अभ्यारण्य है बच्चे नाम इसका, ठीक है जी बच्चे। लिख लो। अब मैंने तो लिखने के लिए कह दिया भाई, अपने आप तो तुमने कॉपी पेन नहीं उठाया होगा शायद, फटाफट से नोट कर लो बच्चे। उत्तर प्रदेश में 2 अभ्यारण्य या नेशनल पार्क हैं। महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं, वैसे बहुत हो सकते हैं, 2 महत्वपूर्ण हैं, दोनों के दोनों मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बाद बच्चे आगे बढ़े तो 2 नेशनल पार्क्स यहां पर आपके सामने दे रखे हैं। एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, एक है भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में। बांदीपुर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। अगर आप यूपीजी के पढ़ोगे तो इसके लिए आपको ये दोनों तैयार करने पड़ेंगे बच्चे। भद्रा अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक की स्थिति कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे मैप में कर्नाटक की स्थिति कुछ इस जगह पर है, देख लो, ये वाली स्थिति कर्नाटक की है, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये भी आपने, मुझे उम्मीद है 2 ही पॉइंट थे, लिख लिए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य। दोनों कहां पर है बच्चे? सोमेश्वर अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है प्यारे बच्चे। और कर्नाटक की स्थिति कुछ इस जगह पर है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं निश्चित तौर पर टिक लगाता चलूंगा, आप वहां से करेक्शन कर लेना बच्चे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये भी लिख लो भाई फटाफट से। पीडीएफ बिल्कुल डालूंगा बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिखना पसंद करते हैं, तो भैया उनसे सविनम्र निवेदन है कि मेरे लिखने कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, फटाफट से लिखते चलिए आप, ठीक है जी। चलिए, नेशनल पार्क में घूमना बंद है क्या? मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से बंद है, ठीक है सर। स्थापना नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा जी। पहला जो नेशनल पार्क है उसके स्थापना वर्ष पूछ सकता है आपसे, ठीक है जी। चलिए कावला वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों, कौन सा? कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो मेरे बच्चे
इसको तेलंगाना कर लेना, पहले आंध्र प्रदेश में था ये, अब तेलंगाना में है। पहले कहां था बच्चे? पहले आंध्र प्रदेश में था और अब तेलंगाना में है, अब तेलंगाना में है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर? ये असम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना कहां बच्चों? तेलंगाना आपका यहां पर है और आपका असम आपका इस क्षेत्र में है। देख लो, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये इस जगह पर। और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान फेमस है विशेष तौर पर एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा इसके लिए फेमस है बच्चे। ठीक है जी, एक सींग वाला गैंडा इसके लिए फेमस है। अब आपने लिख लिया होगा भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर मानस है, ये ध्यान रखिएगा। करने सभी है लेकिन इंपॉर्टेंट पर अगर निशान लग जाए तो वो निश्चित तौर पर देखना है। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है और घना पक्षी विहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां बेटा? असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन विशेष तौर पर फेमस है, तो आप क्या आंसर लगाओगे कि भैया एक सींग वाले गैंडे के लिए जो फेमस है मेरे बच्चे वो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। मानस से भी ज्यादा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। प्रवासी पक्षी, और प्रवासी पक्षी कहां मिलते हैं? प्रवासी पक्षी मेरे प्यारे बच्चे, आप प्रवासी पक्षी विशेष तौर पर कौन सा? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है बच्चे, अच्छी तरीके से देख लेना आप। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थिति क्या है, तो असम में इस जगह पर है। और अगर हम बात करें बेटा राजस्थान में, ये कहां पर है? तो राजस्थान की स्थिति मेरे बच्चे इस जगह पर है, लगभग इस जगह पर आपको घना पक्षी विहार देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए मनीष जी, सबके कमेंट में देखता चल रहा हूं। अश्विनी शर्मा जी, विकी, विशाल जी, सब बता रहा हूं धीरे धीरे एक एक करके है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा रणथंभौर अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है? सवाई माधोपुर राजस्थान में है और ये बाघ के संरक्षण के लिए फेमस है। एक है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में है। और राजस्थान बेटे मेरे प्यारे बच्चे किस जगह पर पड़ रहा है? वो इस जगह पर पड़ रहा है, ये राजस्थान का इलाका है, राजस्थान। ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से राजस्थान है। नेक्स्ट सरिस्का अभ्यारण्य बच्चे, सरिस्का अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, अलवर राजस्थान है, अलवर राजस्थान में है और बाघ के संरक्षण के लिए फेमस है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहां पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र है, एमपी और ये महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है जी, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, 15वां है। 15वां कौन सा है? तनसा अभ्यारण्य। तनसा अभ्यारण्य कहां है? महाराष्ट्र में है। चिल्का अभ्यारण्य कहां है? उड़ीसा में है। ठीक है जी बच्चे, चिल्का अभ्यारण्य बच्चे कहां पर है? तो वो उड़ीसा में है। ठीक, आपका अगर मैप में इनकी स्थिति देखोगे तो महाराष्ट्र कहां है भाई? महाराष्ट्र कुछ इस जगह पर है, इन जगहों पर मिलना चाहिए तनसा अभ्यारण्य। और उड़ीसा कहां है? तो उड़ीसा इस जगह पर है, उड़ीसा तनसा अभ्यारण्य कुछ इस जगह पर देखने को मिलना चाहिए। ठीक है जी, मैप में भी आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन बताने का मेरा प्रयत्न है। पाकिस्तान में भी है सर नेशनल पार्क, हाँ हो सकते हैं, लेकिन हमें भारत की बात करनी है, न कि पाकिस्तान की। हिमांशु पटेल जी, अगर पाकिस्तान में नौकरी चाहिए तो फिर पाकिस्तान के कर लो, फिर चले जाओ और नागरिकता लो फटाफट से वहां की, देर क्या बात की कर रहे हो। ठीक है भाई,
सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है बेटा? ओडिशा में है, इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत के नक्शे पर स्थिति कुछ इस जगह हो सकती है, ठीक है। और वेदांथंगल अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है बच्चे, और स्थिति मैप में इस जगह पर हो सकती है। वेदांथंगल अभ्यारण्य आपको तमिलनाडु में मिलेगा और सिमलीपाल अभ्यारण्य आपको उड़ीसा में मिलेगा बच्चों, ठीक है जी। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है बच्चों। अभी अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है, कुछ इस जगह पर इनकी स्थिति देखने को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है जी। चलिए अभिषेक कुमार जी, अभी आप दुआ करते रहिए, आप सब लोगों की दुआ से सब चीज अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद मेरे बच्चे आगे बढ़े तो डाम्फा अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, मिजोरम में है। और पेरियार अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, केरल में है। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है मेरे बच्चे? डाम्फा अभ्यारण्य कुछ इस जगह पर देखने को मिलेगा, कुछ इस जगह देखने को मिलेगा। और आपका पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार अभ्यारण्य कुछ इस जगह पर देखने को आपको मिल जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें चर्चा करनी है, देखिए बच्चे, नेक्स्ट है पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। और ये जो पराम्बिकुलम अभ्यारण्य है ये कहाँ है? ये केरल में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इस जगह पर और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य इस जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद याद करने का उपाय भी बताइए। अगर याद करने के उपाय की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो याद करने के लिए एक ही उपाय है, बार बार रिवीजन करना। किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का अगर हम बार बार रिवीजन करते हैं तो वो चीज हमें निश्चित तौर पर याद हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हुए पंचमढ़ी उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है बच्चे, पंचमढ़ी, ठीक है जी। और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। पंचमढ़ी इस जगह पर और दाचीगम इस जगह पर होगा। दाचीगम एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि ये श्रीनगर के पास स्थित है और हंगुल प्रजाति मृग के लिए फेमस है। हंगुल प्रजाति के मृग के लिए फेमस है। हंगुल प्रजाति के मृग के लिए ये जो है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान वो फेमस है बच्चे। अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथी क्या है? नेक्स्ट है आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चे? जम्मू कश्मीर में है। अभी आप पूछ रहे थे कि क्या कोई जम्मू कश्मीर में है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान बेटा मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क है, मैंने बता तो दिया, ठीक है जी। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ये भी कहां पर है बच्चे? जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ये मध्य प्रदेश एमपी में है बच्चों, ठीक है जी। बांधवगढ़ अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान भी हो चुका। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है? कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी इसको जाना जाता है बच्चों। और ये कहां पर है? ये भी आपके कर्नाटक में ही स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे साथी? ये भी आपके कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, ठीक है जी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पसुई वन्य जीव अभ्यारण्य और ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। पसुई वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा? पसुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये रहा आपका पसुई वन्य जीव अभ्यारण्य। पसुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ये रहा, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद बच्चे आपको सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, कहां पर है? हरियाणा में। अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि हरियाणा में कुछ है कि नहीं है, तो हरियाणा मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस जगह पर पड़ता है और यहां पर आपको सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा।
रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहां है आपका? कुछ इस जगह पर हिमाचल प्रदेश, आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी मना है, तो सलमान खान ने डियर को कैसे मारा? अरे मैडम, अगर वहां शिकार अलाउड होता तो बच जाता ना वो। शिकार अलाउड नहीं इसीलिए तो हुआ। और फिर क्या, मुझे इस मुद्दे पे ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस नेशनल पार्क में जाके मारा। हो सकता है जंगल में जाके मारा हो। अब मुझे इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है कुछ ज्यादा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे पहुंच रहे हैं भाई। नंदा देवी अभ्यारण्य पे भी पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड में, अरविंद जी। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद मेरे बच्चे हम आगे बढ़े तो एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। कुछ इस जगह पर देखने को मिलेगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और ये फेमस है बाघ के संरक्षण के लिए, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों ये। ठीक है जी। भगवान महावीर उद्यान ये कहां पर है? ये गोवा में है। मैप में गोवा की स्थिति कहां पर है? कुछ इस जगह पर है। मैप में गोवा की स्थिति कहां पर है मेरे बच्चे? तो कुछ इस जगह पर है, मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद मेरे साथी अगर हम चर्चा करें तो एक है नोंग खाइलेम। नोंग खाइलेम अभ्यारण्य ये कहां पर है? तो मेघालय में है। और कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये मणिपुर में है। कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवुल लामजाओ उद्यान जो है कुछ इस जगह पर देखने को मिलेगा, मणिपुर में देखने को मिलेगा। यहां पर मणिपुर में एक लोकटक झील है, लोकटक झील। और इस लोकटक झील के बीच में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कीवुल लामजाओ। बोलो क्या नाम है? कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है नाम है? कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक झील मणिपुर में मिलता है और देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। क्या? देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गिर अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियाई शेर के संरक्षण के लिए फेमस है। एशियाई शेर के संरक्षण के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूर्व नाम हेली है। 1936 में ये बना और ये देश का पहला नेशनल पार्क है। देश का पहला नेशनल पार्क है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गिर अभ्यारण्य कहां पर है? गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। गिर अभ्यारण्य की लोकेशन कहां पर है बच्चे? कुछ इस जगह पर है। ठीक है जी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस जगह पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन। ठीक है जी। और कीवुल लामजाओ को तो आप अच्छी तरीके से ध्यान ही दे रहे हैं। कीवुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील के बीच में है, मणिपुर में है। और चूंकि झील के बीच में है, जलीय क्षेत्र के बीच में स्थित है, इसीलिए उसे तैरते हुए नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई है। इसीलिए उसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला गया है बच्चों। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से आपका हो गया जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, चलो कुछ नेशनल पार्क्स और बचे हुए हैं, उनको भी अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं बेटा। यहां पर देख लो, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी नेशनल पार्क। तो शांत घाटी नेशनल पार्क मेरे बच्चे कहां पर है? तो केरल में है। ठीक है जी। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है। डेजर्ट नेशनल पार्क, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप क्या बताओगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है? तो भैया वो उड़ीसा में है। एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे केरल में है। सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? तो मेरे प्यारे बेटा सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है।
कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मेरे बच्चे गोवा में स्थित है। ठीक है जी। अच्छा चलो भाई, माधव नेशनल पार्क की चर्चा करते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? एमपी में है। किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है बच्चे। ठीक है जी। संजय नेशनल पार्क कहां पर है? संजय नेशनल पार्क मेरे बच्चे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क ये कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क कहां पर है? मेरीन नेशनल पार्क कहां पर है? तो बच्चे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क कहां पर है? महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क कहां पर है? तो भैया ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन नेशनल पार्क, गंगेटिक डॉल्फिन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे भैया ये भागलपुर बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। अच्छे तरीके से आप इन चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है जी। चलिए, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कराए हैं। अगर यहां पर भी पिछले पेज में कोई चीज लिखने शेष रह गई है तो आप बड़े आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। डेजर्ट नेशनल पार्क, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है बच्चे। ठीक है जी। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। डेजर्ट राजस्थान में है, मरुस्थल राजस्थान में है, लेकिन डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हम आगे बढ़े? आप लोगों ने कवर कर लिया है। आप मुझे बताओ फटाफट से, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, एक शब्द भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे बता दो कि ये चीज हमें गुरुजी समझ में नहीं आई है, मैं उसे क्लियर करा दूंगा। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। समझने के लिए टाइम दे दो सर। हाँ ठीक है, समझने के लिए टाइम दे दिया करूंगा। ठीक है, समझने के लिए भी टाइम दे दिया करूंगा। ये आप फटाफट से नोट करें। दुधवा नेशनल पार्क गया हूं, यहां से 98 किलोमीटर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया यादव सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जुड़ तो गए आखिरकार। इसके बाद मेरे बच्चे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चर्चा हम करेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आखिरकार क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व आखिरकार क्या होता है। अगर हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चर्चा करें, बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा करें, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा सा हटके है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ आदिवासी समुदाय है मानव का ही, अब वो जंगलों में रह रहा है और वो अन्य संस्कृति के लोगों से बिल्कुल भी मिलना जुलना नहीं चाहता, तो उसका संरक्षण भी तो बहुत जरूरी है। जैसे अब मान लीजिए अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियां हैं, सेंटिनली जनजाति सेंटिनल द्वीप में रहती है। अब बाहरी लोगों से बिल्कुल भी वो क्या अपना घुलना मिलना नहीं चाहते, मित्रता नहीं चाहते। कोई बाहरी व्यक्ति अगर उनके स्थान पर पहुंच भी जाता है, उस द्वीप में पहुंच भी जाता है, तो नुकीले तीरों से उसकी हत्या कर देते हैं। सेंटिनल द्वीप में, अंडमान निकोबार के सेंटिनल द्वीप में एक अमेरिकी यात्री ने जाने का प्रयास भी किया था और उसकी डेड बॉडी मिली। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई जनजाति जंगलों में रह रही है तो आखिरकार भारत के राज्य क्षेत्र में रह रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। भारत सरकार करती भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे,
आदिवासियों के पारंपरिक ढंग को संरक्षित करने का काम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि ऐसे स्थान जहां जंतु संसाधन, वन्य जीवन, जंतु संसाधन के साथ साथ आदिवासियों के पारंपरिक ढंग का भी संरक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बच्चों। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां वन्य जीवन, जंतु संसाधनों के साथ साथ आदिवासियों के पारंपरिक ढंग का भी संरक्षण किया जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। और भारत में इनकी वर्तमान संख्या 18 है, जिन पर चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। हाँ, सबसे बड़ा सबसे छोटा नेशनल पार्क, सारी चीज बताएंगे कमलेश चौहान जी। आज की क्लास में इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, कल आपसे मुलाकात करेंगे और आगे की चर्चा कल की क्लास में आपके साथ मैं करूंगा बच्चों। उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।